ओके बच्चों देखिएगा जरा, यहां तक तो सबको क्लियर था। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टॉर्क, इसको जरा समझ लें। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टॉर्क क्या होता है जी? तो इसको जरा आपने बड़े ध्यान से समझना है। बच्चे लेट से आपने किसी चीज को रोटेट किया और वो रोटेट की कुछ ऐसे, या फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज को रोटेट किया और वो रोटेट की ऐसे। अब ये दो अलग अलग बातें हैं। शुरू में वो एक डायरेक्शन में रोटेट की और फिर वो दूसरी डायरेक्शन में रोटेट की। अब ये वाली जो डायरेक्शन है ये घड़ी के ऑपोजिट होती है, इसलिए इस डायरेक्शन का नाम हमने रख दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चे। और दूसरी जो है वो घड़ी के हिसाब से होती है। सॉरी, ये जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये घड़ी के हिसाब से है, तो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मिस्टेक हो गई, सॉरी मेरे से। दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जबकि जो दूसरी वाली डायरेक्शन है वो है एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर आप किसी चीज को टर्न करें इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपने याद रखना है कि टर्न करने की वजह से उसके अंदर जो टॉर्क आएगा उस टॉर्क को हम नेगेटिव टॉर्क मानेंगे। ये एक असूल है, साइंटिस्ट ने बनाया है, और हम इस असूल पर बहस नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रूल है जो सबको फॉलो करना है। तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो टॉर्क जो है वो नेगेटिव आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो जो टॉर्क है वो क्या आएगा? टॉर्क विल बी पॉजिटिव। तो ये असूल है, ये साइंटिस्ट ने रूल बनाया कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो नेगेटिव टॉर्क, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो पॉजिटिव टॉर्क। और यही बात यहां पर लिखी है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए हैं तो टॉर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो जो टॉर्क है वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। जी बच्चे यहां तक ओके है सब कुछ? अच्छा देखें, जो टॉर्क है ना वो एक्चुअली होता है आर क्रॉस एफ। आर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है, मैं अभी समझा देता हूँ इसको। पोजीशन वेक्टर कैसे आया मैं समझा देता हूँ। आर क्रॉस एफ ये होता है टॉर्क। टॉर्क इज एक्चुअली आर क्रॉस एफ। कैसे आया मैं अभी बता देता हूँ। अब आपको पता है अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसका आंसर आता है आर एफ साइन थीटा। समझ आ रही है ना बात? ये तो आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर आप दो चीजों की क्रॉस प्रोडक्ट लो तो आंसर उसका क्या आता है? आर एफ साइन थीटा या ए बी साइन थीटा। और ये थीटा क्या है? तो आपको पता है ये जो थीटा है ये एक्चुअली एंगल होता है बिटवीन यूनिट वेक्टर आर एंड एफ। तो जो यूनिट वेक्टर आर है और जो यूनिट वेक्टर एफ है, सॉरी जो जो आपकी फोर्स है, उसके दरमियान एंगल जो है वो आपने यहाँ पर पुट करना है। अब इसके स्पेशल केसेस में समझाने लगा हूं, और फार्मूला मैंने आपको बता दिया आर एफ साइन थीटा। पहला स्पेशल केस है इफ फोर्स एंड आर आर इन सेम डायरेक्शन। तवज्जो दीजिएगा बड़ी ध्यान से, आपने समझना है इसको। लेट से इस जगह पर आपके पास एक स्पैनर पड़ा हुआ है, यहां पर, इधर। अब तवज्जो से समझना है आपने। बेटा पिवट पॉइंट से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है उस पॉइंट तक अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर आर। बच्चे समझ आ गई बात? तो ये पिवट पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है और जहां पर फोर्स लग रही है उस पॉइंट पर उसको मैंने भेज दिया। अब इस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स लगाऊं, ये मेरी पर्पल वाली जो है ये फोर्स है। अब अगर आप गौर करें तो जो फोर्स है और जो यूनिट वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर आर है, इनकी डायरेक्शन क्या है दोनों की? तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है बच्चे, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। अब डायरेक्शन सेम का मतलब दोनों के दरमियान एंगल थीटा कितना है? जीरो। तो अगर एंगल थीटा जीरो तो फिर टॉर्क भी क्या आएगा? जीरो। लेकिन ऐसा कैसे होगा? अगर आप यहां पर गौर करें तो आप लिखें जी टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा को लिख दें जी 0 डिग्री। तो साइन जीरो भी क्या होता है? जीरो। तो आपका सारा का सारा आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब यह है कि अगर फोर्स और रेडियस के दरमियान, फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर के दरमियान एंगल थीटा 0 डिग्री हो तो फिर टॉर्क क्या होगा? जीरो। और ये मैं आपको समझाता भी हूं वीडियो में। देखिए मेरी वीडियो देखें आप। अब लेट से ये मेरे पास एक बॉडी है, इस तरह देख लें। ये मेरे पास एक बॉडी है और मैं इसकी पिवट पॉइंट से, ये वाला पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट से जहां पर फोर्स लग रही है उधर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये ब्लैक वाला वेक्टर हो जाएगा। और ये वेक्टर का नाम क्या होगा? पोजीशन वेक्टर आर। अब अगर मैं यहां पर एक फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, इधर को, तो अगर मैं इसको इधर को खींचूं तो क्या ये रोटेट करेगा? क्या रोटेट करेगा? अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में खींचूं, इधर को इस डायरेक्शन में खींचूं, क्या ये रोटेट करेगा बच्चे, या ये सीधा मूव कर जाएगा? बताएं जरा, आंसर दें।
जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। नहीं करेगा रोटेट। क्यों नहीं रोटेट करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है और जो रेडियस है, सॉरी, पोजीशन वेक्टर आर है, उसके दरमियान एंगल थीटा कितने डिग्री हो गया है? 0 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लें भाई इसका, जल्दी से। 1 2 3। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। अब आगे जी हमारे पास और केसेस हैं, मजीद केसेस हैं। इन मजीद केसेस को भी ध्यान से जरा समझिएगा। तो लेट से जी यहां पर आपके पास है एक स्पैनर, और यहां पर आप करते क्या है कि फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें। अब ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है दोनों के दरमियान एंगल कितने डिग्री है? 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया पिवट पॉइंट से लेकर अगर मैं जहां पर फोर्स लग रही है वहां तक वेक्टर ड्रॉ करूं, तो इसको क्या बोलेंगे? आर, पोजीशन वेक्टर आर। और अगर मैं यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दूं, ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो अब ये वाली जो फोर्स है और ये जो रेडियस है इसके दरमियान जो एंगल बना है वो कितने डिग्री बना है? 180 डिग्री। और आपको पता है कि अगर मैं थीटा 180 डिग्री फाइंड करूं, फॉर एग्जांपल टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और आप करें जी आर एफ साइन थीटा की जगह लिखें 180 डिग्री, तो जब आप कैलकुलेटर पे साइन 180 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो अब जरा देखें, मैं वीडियो में समझाता हूं। अगर आपके पास ये एक बॉडी है और ये आपके पास इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ये वाला, और आप जो है वो इसको इधर को खींचते हैं, इस तरफ को, इधर को, तो क्या अब ये रोटेट करेगी? ऐसे नहीं करेगी, ये सीधी मूव कर जाएगी। तो इस केस में जो रोटेशन है वो क्या होगी? वो 0 होगी। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, अगली चीज, अगर फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर क्या हो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल 90 डिग्री। अब जरा आप इसको सॉल्व करके देख लें। आर एफ साइन थीटा, थीटा कितना है? 90। और आप सबको पता है कि साइन 91 होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आर एफ। और ये जो आर एफ है ये सबको पता है, दिस इज मैक्सिमम आंसर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है जी? अगर फिजिकली हम देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्पैनर है और इस स्पैनर के ऊपर आप पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करें, जो कि मैंने बताया था कि पिवट से लेकर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक लगता है, यानी जहां पर फोर्स लग रही है वहां तक, तो ये आपका आ गया जी पोजीशन वेक्टर आर। अब आप इसके 90 डिग्री पर एक फोर्स लगाएं। तो लेट से जी मैं इस डायरेक्शन में इसके ऊपर लगाता हूँ एक फोर्स। तो जब आप 90 डिग्री पे इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आप देखें ना कि ये जो एंगल बनता है फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर के दरमियान, वो कितने डिग्री बनता है? वो 90 डिग्री बनता है। और इस केस में आपको भी पता है कि मैक्सिमम रोटेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैंने इसको रोटेट करवाना है, तो अगर मैं इसको ऐसे खींचूं यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं 90 डिग्री पे, ये जो फोर्स है 90 डिग्री पर लग रही है, तो अगर मैं इसके ऊपर 90 डिग्री पर फोर्स लगाऊं, तो इसमें जो है आपके पास वो जो टॉर्क है वो कैसा पैदा होगा? टॉर्क विल बी मैक्सिमम। जी बच्चे, समझ आ गई यहां तक? अच्छा, अगला स्पेशल केस है इफ फोर्स इज अप्लाइड एट द पिवट पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास एक स्पैनर है, ये वाला पॉइंट आपको पता है इसका पिवट पॉइंट है, इसको हम ओ कह देते हैं। और यहां से आप देखें जी, अगर मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाऊं, यहां पर पिवट पॉइंट पर, तो आप मुझे बताएं कि क्या यहां पर कोई फासला है फोर्स का? यानी क्या यहां पर कोई मोमेंट आर्म है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर या पिवट पॉइंट से लेकर फोर्स तक का कोई फासला है, डिस्टेंस है, लेंथ है, मोमेंट आर्म है? नहीं है। यानी यहां पर जो मोमेंट आर्म है वो 0 है। मोमेंट आर्म एल क्या है? 0। अब देखें ना, टॉर्क का फॉर्मूला है एफ क्रॉस एल। अब अगर एल ही 0 है तो एफ मल्टीप्लाई बाय 0 का आंसर क्या आएगा? 0। तो इसलिए आपने यहां पर याद रखना है जो टॉर्क है वो क्या आएगा? 0। पांचवा केस, टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय वेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, ये चीज एंट्री टेस्ट के वाले से है, लास्ट वाली, तो ये आपके स्कोप से बाहर है, जब मैं एंट्री टेस्ट पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अभी आप इसको ना देखें, जरूरत ही नहीं है, हम कंफ्यूज होंगे, मुश्किल चीजें हमें पढ़नी भी नहीं है अभी इतनी जल्दी। बहरहाल यहां तक सबको क्लियर है? ओके बच्चों, वेरी गुड। अब जरा हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं।
और व्हाइट बोर्ड पर जरा थोड़ा सा काम रह गया हमारा, वो थोड़ा सा काम करते हैं, हमारे पास टाइम भी 5 मिनट ही रह गए हैं। और वो जो काम है उसको एक्चुअली बोला जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। यानी यहां पर आपने टॉर्क की वेक्टर फॉर्म देखनी है। अब वेक्टर फॉर्म जी कैसे होगी, तवज्जो से आपने बड़ी ध्यान से देखना है। तो बच्चे लेट से यहां पर आपके पास ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है। और इसमें मैं किसी एक पॉइंट पर, लेट से एक कोने पर, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं किसी खास एंगल पर। बड़ी ध्यान से समझना है आपने इस बात को। अब यहां पर मैंने क्या लगाई बच्चे, फोर्स। अब पिवट पॉइंट इसका कौन सा है जी, ये इसका पिवट पॉइंट है, इसको बोल लें ओ, जहां पर फोर्स लग रही है उसको बोल लें ए। तो पिवट पॉइंट से लेकर जहां पर फोर्स लग रही है, अगर मैं वहां तक एक वेक्टर ड्रॉ करूं, तो ये जो वेक्टर होगा इस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर आर। ये बात तो अंडरस्टैंड की ना सबने। अब आप देखें कि अगर मैंने फोर्स और आर के दरमियान एंगल देखना है, फोर्स और आर के दरमियान क्या चेक करना है, एंगल चेक करना है मैंने। तो एंगल चेक करने के लिए मुझे अपना आर वेक्टर आगे बनाना पड़ेगा। यानी मैं अपना आर वेक्टर यहां से उठाकर कुछ आगे बना दूंगा ऐसे। तो यहां पर मैंने किया ये है कि जो मेरा आर वेक्टर पीछे पड़ा हुआ था पोजीशन वेक्टर, मैं समझाता हूं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर हुआ ये है कि इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, और पिवट पॉइंट से लेकर जहां पर फोर्स लग रही है वहां तक जो पोजीशन वेक्टर है उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर आर। अब अगर मैंने फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर में एंगल थीटा मेजर करना है, तो फिर तरीका आपको मैंने बताया था, अगर दो वेक्टर्स का एंगल मेजर करना हो तो उनकी टेल्स को जोड़ा जाता है आपस में। तो मैंने इन दोनों की टेल्स को जोड़ने के लिए आर वेक्टर को इधर से पकड़कर इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये इनके दरमियान क्या है, एंगल थीटा। तो इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द एंगल थीटा। अब आपको ये बात पता है कि अगर मैंने फोर्स को सॉल्व करना है तो यहां पर फोर्स के हिस्से बन रहे हैं, कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो एक फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, और एक जो फोर्स का कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब आपको इनके नाम भी पता है। जो जो होता है ना वाई एक्सिस पर, उसको बोलेंगे एफ साइन थीटा। और जो होता है एक्स एक्सिस पर उसको क्या बोलेंगे, एफ कॉस थीटा। अब तवज्जो दीजिएगा, मैं यही डायग्राम आपको डिटेल में समझाने के लिए थोड़ी सी नीचे ड्रॉ करूंगा, ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। तो ये वही डायग्राम है। और यहां पर अब मैं अपनी फोर्स नहीं बनाऊंगा, फोर्स नहीं बनाऊंगा मैं, फोर्स के सिर्फ कंपोनेंट्स ड्रा करूंगा। पहले आप पोजीशन वेक्टर आर देख लें। तो यहां पर आप देखें जी कि इधर से यहां तक आपका जो है पोजीशन वेक्टर आर है, दैट इज आर। ठीक हो गया बच्चे। अब यहां पर जो मेरे कंपोनेंट्स बन रहे हैं फोर्स के, मैं वो बनाता हूं। और कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमने किया क्या था, कि हमने अपने पोजीशन वेक्टर आर को यहां से कहां शिफ्ट कर दिया था, आगे इस जगह। इस जगह हमने अपने पोजीशन वेक्टर आर को क्या किया था बच्चे, शिफ्ट कर दिया था। अब जरा अगर आप गौर करें तो यहां पर जो आपके पास फोर्स के कंपोनेंट्स बनते हैं, एक बनता है ये वाला, इसको बोलते हैं जी एफ साइन थीटा। और दूसरा जो आपके पास कंपोनेंट बनता है वो ये वाला, ये। और इसका नाम अभी मैंने आपको क्या बताया है, एफ कोस थीटा। जो असली फोर्स है ना एफ, महरून कलर में जो मैंने बनाई है, वो भी मैं आपको नहीं दिखा रहा, अभी मैं सिर्फ कंपोनेंट्स दिखा रहा हूं। अब तवज्जो दीजिएगा, बड़ी ध्यान से आपने देखना है। मुझे आप लोगों ने बताना है और सबने आंसर देना है, क्या ये एफ कोस थीटा इस बॉडी को रोटेट करवा सकती है। यानी ये जो पूरी बॉडी है इसको रोटेट करवाना है ऐसे या ऐसे, तो क्या ये एफ कोस थीटा इसको रोटेट करवा सकती है, आंसर बोलें। बिल्कुल नहीं करवा सकती, क्योंकि वो उसके पैरेलल है। पैरेलल है ना, बिल्कुल। तो पैरेलल में जो है वो कोई भी यहां पर टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो सिंपल सी सादा सी बात यहां पर आपने याद रखनी है कि एफ कॉस थीटा जो है वो किसी भी तरह का टॉर्क पैदा नहीं करता। तो यहां पर मैं इसके बारे में कुछ ऐसी बातें लिख सकता हूं कि जो आपके पास एफ कॉस थीटा है, इट एक्चुअली डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। क्योंकि जो एफ cos थीटा है वो किसी भी तरह का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन अगर मैं एफ साइन थीटा को इस जगह से उठाकर इधर बनाऊं यहां पर, ये मैंने एफ साइन थीटा को रीड्रॉ किया है इस जगह पर, यानी सिर्फ मैंने वेक्टर को उठाकर दूसरी जगह रख दिया।
अब जब मैं ऐसा करूंगा तो सबको पता है कि यहां पर अब क्या पैदा होने वाला है, तो यहां पर सबको पता है यहां पर पैदा होगा टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने भी याद रखना है कि जो टॉर्क है वो कैसा पैदा होगा, पॉजिटिव टॉर्क पैदा होगा। अब अगर आप गौर करें तो यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफ कॉस थीटा तो किसी भी तरह की टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन जो एफ साइन थीटा है इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस टॉर्क। बच्चे बात समझ आई यहां तक? बड़ी ध्यान से करीबी और बारीकी से बातों को समझिएगा, आपको यहां से मैं बड़ा जादू दिखाऊंगा, एक बहुत बड़ा जादू दिखाऊंगा, एक बड़ा मजे का जादू दिखाऊंगा, आप जरा देख के हैरान हो जाएंगे। यहां तक देखें, यहां तक देखें। आप मुझे बताएं कि जो टॉर्क पैदा हुआ, क्या उसमें पोजीशन वेक्टर आर का किरदार था बच्चों? जी था। क्या उसमें फोर्स का किरदार था? मैं ये बोल रहा हूं कि जो टॉर्क हमने पैदा किया, जो टॉर्क पैदा हुआ, क्या उसमें पोजीशन वेक्टर आर का किरदार था? यस। क्या उसमें फोर्स का किरदार था? यस। लेकिन कौन सी वाली फोर्स का? एफ साइन थीटा। तो यहां से टॉर्क का फार्मूला क्या आएगा? आर एफ साइन थीटा। यानी यहां पर आर एक अलहदा हिस्सा है, आर एक अलहदा हिस्सा है, और एफ साइन थीटा जो है वो एक अलहदा हिस्सा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अब आप देखें कि टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू, अब आपको पता है अगर साइन थीटा आ जाए तो साइन थीटा का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो यहां पर आएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। जी बच्चे समझ आ गई? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। इस इक्वेशन को हम अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें ना तो हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, टॉर्क इज इक्वल टू, आर क्या है भाई? आर है पोजीशन वेक्टर, और एफ साइन थीटा क्या है? तो एफ साइन थीटा है कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। यानी ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो आर के परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि टॉर्क कौन पैदा करता है, तो आपने याद रखना है कि जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पैदा करता है। ये एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जबकि एफ कोस थीटा जो है वो कौन सा कंपोनेंट है? वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए या कोई बंदा आपसे पूछे कि टॉर्क कौन सा कंपोनेंट पैदा करता है, तो आपने याद रखना है साइन थीटा वाला, और साइन थीटा वाला का नाम क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जी बच्चे यहां तक आपको क्लियर है बात? तो ये थी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जो कि मेरे लिहाज से सबसे आसान तरीका यही है जो मेरे पास है। ओके बच्चे, तो यहां पर अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। 1 2 3। ओके बच्चों, अब कुछ एमसीक्यूज मैं आपको सॉल्व करवाना चाहता हूं जो कि टॉर्क के रिलेटेड ही हैं। जी बच्चे, तो अब हम देखेंगे टॉर्क के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। तो देखिएगा जरा, पहला एमसीक्यू कहता है टॉर्क एज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज, यानी टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल थीटा पर होगी? जी बच्चे आंसर बोले। शाबाश इब्राहिम, बाकी लोग भी आंसर बताएं। जी इसका आंसर बी ऑप्शन ही है, क्योंकि जो टॉर्क है वो आर एफ साइन थीटा है, और अगर मैं आर एफ साइन थीटा की जगह 90 डिग्री लिखूं तो फिर जो साइन 90 है वो 1 होता है, और आर एफ जो है वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। और इस केस में जो ये वाला आपके पास आंसर होगा, दैट आंसर वुड बी द मैक्सिमम। जी बच्चे यहां तक क्लियर है? इस एमसीक्यू का स्क्रीनशॉट ले लें, जिंदगी में कभी काम आएगा। 1 2 3। ओके बाय। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, टॉर्क ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन, टॉर्क किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो अब आपको पता है टॉर्क फोर्स पर डिपेंड करता है, टॉर्क मोमेंट आर्म पर भी डिपेंड करता है, और टॉर्क थीटा पर भी डिपेंड करता है ना? क्योंकि आप देखें ना, टॉर्क का वैसे सिंपल अगर हम फार्मूला देखें तो टॉर्क का सिंपल फार्मूला है एल क्रॉस एफ, और अगर आप वैसे फार्मूला देखें तो वो है आर एफ साइन थीटा। मतलब जो टॉर्क है वो एक्चुअली
मोमेंट आर्म पर भी डिपेंड करता है, फोर्स पर भी डिपेंड करता है, और साथ साथ थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर फिर बचे क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके बच्चे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 ओके जी। अच्छा जी, आगे देखें जी। देखें जी क्या कहता है कि इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। अब देखें जरा, अब एंगुलर के लफ्ज से परेशान नहीं होना आपने, पांचवें चैप्टर में आप इसको देख लेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखें कि क्या लिखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है बच्चे, बताएं जरा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह है कि चेंज नहीं आया, और चेंज का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। अगर चेंज नहीं आया तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। अब देखें जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है ma। अब अगर फोर्स जीरो है तो मैस तो जीरो नहीं होता, क्या जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी अगर टॉर्क जीरो है, या फोर्स जीरो है, या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो इस केस में आपने याद रखना है कि जो फोर्स है वो क्या होगी, जीरो। अगर आप यही केस टॉर्क पे अप्लाई करें तो टॉर्क होता है आई एल्फा। ये आपने अभी के लिए याद रखना है, पांचवें चैप्टर में मैं इसका एक और इसका रिलेशन बता दूंगा। एक्सलेशन पैदा नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सर नो चेंज तो कांस्टेंट में होता है। बेटा यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दोनों एक ही लफ्ज हैं। यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मीन सेम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, बोथ वर्ड्स आर सेम विद सेम मीनिंग। सिनोनिमस हैं, ये सिनोनियम्स हैं एक दूसरे के। अब अल्फा जो है वो एक्सेलरेशन है। अब अगर वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फिर टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। जी बच्चे, ये वाला एमसीक्यू क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें भाई इसका जल्दी से। 1 2 3 ओके जी। अच्छा बच्चे, आज हमारा लेक्चर इतना लेंथी चला गया है, ये बात फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे। चलें, बाकी बातें फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बच्चे? 30 हो गए हैं पूरे। तो बहुत शुक्रिया जी। आज का लेक्चर यहीं तक, स्क्रीनशॉट सारे शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।